Good morning, students. This is Dr. Sushma, PGT History from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mantapur. I had already uploaded few videos from the first chapter of NCERT History, and this all effort has been done due to this pandemic COVID-19. As you all know that the classes are not running properly, not regularly. So just to overcome from the loss of learning opportunity, I am uploading my videos. And first chapter I had uploaded in 2 parts, and I am happy to see that most of you have taken benefit of that. And I am getting very good response from you people that you are seeing the videos and taking advantage of that. So today I am going to start the second chapter from NCERT history book, second chapter. The chapter is Kings, Farmers and Towns. Kings, Farmers and Towns. आपका ये जो वीडियो होगा दोनों लैंग्वेजेस में चलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. राजा, किसान और नगर. राजा, किसान और नगर. दिस चैप्टर इज फ्रॉम 600 BCE टू 600 BC. इस चैप्टर में हम कहां से कहां तक के पीरियड को कवर करने वाले हैं? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के लंबे समय को हम कवर करने वाले हैं. अब यहां से क्यों कवर कर रहे हैं हम? क्योंकि आपको, या अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें क्या देखा था? हड़प्पा संस्कृति का विनाश हो गया. हड़प्पा सभ्यता के विनाश के पश्चात वहां पे आपने क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता लगभग 600 ईसा पूर्व यानी 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक हमारी हड़प्पा सभ्यता रही थी. उसके बाद जो 1500 सालों का अंतराल आता है, 1500 वर्षों के पश्चात इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं. अब हम देखते हैं 1500 वर्षों के पश्चात इसमें क्या डेवलपमेंट हुए. 1500 वर्षों के बीच में 600 BCE से 600 CE तक हम करेंगे. पहले भी हमने आपको BCE और CE के बीच में डिफरेंस बताया था. BCE क्या है? बिफोर क्रिश्चियन एरा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व. दूसरा आपने क्या करा था? क्रिश्चियन एरा. इसको हम क्या कहते हैं? ईसवी. तो हम यहाँ पे किस चीज के बारे में कर रहे हैं? 600 BCE से लेकर के 600 CE के बीच में जो चेंजेस आए. एंड दिस इज अ रिमार्केबल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजों का काल निर्धारण करने में हमें आसानी हो गई. हम देखते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, कुछ समय तक हम देखेंगे कि कुछ ऐसा हमने बहुत अधिक नोटिसेबल नहीं दिखाई पड़ता है, या कह सकते इतिहासकारों ने दर्ज नहीं किया. तो 1500 वर्षों के पश्चात, लगभग हड़प्पा सभ्यता के विनाश के 1500 वर्षों के पश्चात क्या क्या चेंजेस आए इसमें हम देखते हैं. आप ये देख सकते हैं क्या चेंजेस आए. एक तो सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ इसमें कि ऋग्वेद वाज कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड. यही वो काल था, यही वो समय था जिस समय ऋग्वेद का संकलन किया गया था. दूसरा चेंजेस इसमें क्या आया? तो एक इसमें क्या चेंजेस आया? चेंजेस की अगर बात करते हैं, क्या परिवर्तन आए इस पीरियड में? एक परिवर्तन क्या आया? ऋग्वेद का संकलन किया गया. इसी पीरियड में, इसी फेज में किया गया. दूसरा हम देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन आए. एग्रीकल्चरल सेटअप्स यानी कि कृषि बस्तियों का विकास हुआ. जो कृषि के तरीके थे उसमें भी बदलाव आया. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. कृषि बस्ती का विकास, ये एक चेंज इसमें आया. फिर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर टाउन्स, यहाँ पे जिन्हें इंग्लिश में देखना है, एग्रीकल्चर टाउन्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश. ये आपने देखा. नेक्स्ट आपका क्या था? इसमें हमें कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिले हैं जिसमें हमें चरवाहा जनसंख्या जो थी उसकी बढ़ोतरी होती है. तो चरवाहा जनसंख्या की अगर हम बात करें, पशुपालक, चरवाहा कह लीजिए या आप कह सकते हैं पशुपालक जनसंख्या की भी बढ़ोतरी हुई. एक ये परिवर्तन आया. इसके साथ साथ एक परिवर्तन और आता है. वो परिवर्तन क्या था आपका? शवाधान में परिवर्तन. शवाधान में भी परिवर्तन आता है. ये सारे परिवर्तन कब आए हैं? हमारे हड़प्पा सभ्यता के विनाश के पश्चात. ऋग्वेद का इसी समय कंपोजिशन किया गया. इसी समय कृषि बस्तियां, एग्रीकल्चरल टाउन्स वर सेटअप. इसी समय आपकी जो पास्टोरल पॉपुलेशन थी वो बढ़ती चली जा रही थी. और जो शवाधान के तरीकों में हम परिवर्तन की बात करते, क्या परिवर्तन उस समय आ गए कि ये मुर्दों के संग क्या करते थे? बहुत सारे सामान रखने लगे. हम लोगों ने पहले क्या कर रखा था? पहले हम लोगों ने ये कर रखा था कि इसमें क्या होता था कि शवाधान के लिए कुछ सामान रखा जाता था. अब क्या हुआ? इसमें संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी और ये लोग अब पहले की अपेक्षा लोहे के औजारों का भी इस्तेमाल करने लग गए थे.
पहले लोहे के औजारों से परिचित नहीं थे, अब इन्होंने क्या किया, लोहे के औजारों का इस्तेमाल भी करते थे। तो जब शवाधान करते तो यहाँ पे बर्तन के संग संग यहाँ बर्तन भी रखते थे और साथ में लोहे के औजारों को भी इनके साथ रख दिया जाता था। और क्या परिवर्तन है, नए नए शहरों का यहाँ पे नए नए स्टेट्स का विकास हो गया, न्यू एम्पायर्स, न्यू स्टेट्स, न्यू किंगडम्स, ये सब चीजें जो थी इनका विकास होता चला जा रहा था। 6th सेंचुरी BC की हम अगर बात करते हैं तो अब हमें ये पता कैसे चलता है कि कैसे विकास हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बहुत सारे नए राज्यों का विकास हुआ, नए बस्तियों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, ये सब हमें इतिहासकारों ने बताया। लेकिन कैसे पता चला उन्हें भी, इतिहासकारों को कैसे मालूम चला कि ये सारे परिवर्तन आ रहे थे। इतिहास को जानने के देखिए जो प्रमुख स्रोत हमारे होते हैं उसमें एक आपका क्या है, इंस्क्रिप्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख। एक आपका मुख्य जो स्रोत है, खास करके उस समय जिस समय की हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, अभिलेख। इंस्क्रिप्शन के बाद आपके जाती रिसोर्सेज में तो अभिलेख क्या होता है, दीज आर द इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस लाइक स्टोन, मेटल। इसको क्या करते हैं, हम किसी भी कठोर धातु पर उत्कीर्णित करके हम इंस्क्रिप्शंस को, अभिलेखों को लिखते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है अभिलेखों का कि ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हमने अगर पत्थरों पे खुदाई करके कुछ लिखा है तो क्या होगा, वो जल्दी नष्ट नहीं होगा, कागज सड़ जाएगा, लकड़ी सड़ जाएगी, लेकिन पत्थर नहीं सड़ेगा। तो पत्थरों पे या धातु की सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, खोदा जाता है, लिखा जाता था, तो जो कुछ भी लिखाया गया उससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा हमारे पास टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो टेक्स्ट में क्या होता है, आपका टेक्स्ट मटेरियल का मतलब लिटरेचर से है, जो हमारे पास लिखित साहित्य है। टेक्स्ट का मतलब लिटरेचर से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साहित्य। एक तो अभिलेख में आप अभिलेख हो गया हमारे स्रोत में, ये हम बात कर रहे हैं इतिहास को कैसे जाना, इस पीरियड के इतिहास को, एक अभिलेख हो गया। दूसरा आपका इसमें आता है साहित्य। तीसरे की अगर हम साहित्य में जो कुछ भी लिखा गया, बहुत सारे बौद्धों के द्वारा दिए गए रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे हमारे पास जैन लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, बहुत संस्कृत लिटरेचर हमारे पास है। इसके साथ साथ हमारे पास और क्या है, कुछ हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, चित्र जिन्हें हम कहते हैं, बहुत सारे चित्र भी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ सिक्के भी एक बहुत प्रमुख स्रोत होते हैं। सिक्के, कॉइन्स, आजकल भी आप देखते हैं कि कॉइन्स होता है, कॉइन्स में क्या होता है, पीरियड मेंशन होता है, किस पीरियड में बनाया गया वो लिखा होता है, किस देश का सिक्का है। तो वैसे ही क्या था, कॉइन से भी हमें पता चलता था किस मटेरियल का बना कॉइन है, किस राजा ने बनवाया है, किस समय में बनवाया है। तो बहुत सारी चीजें हमें सिक्कों से भी पता चलती है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि आपका इंस्क्रिप्शन से आपने देखा, या अभिलेख, साहित्य, चित्र और सिक्के, ये खास तरीका है जिससे कि हम इतिहास को रच सकते हैं, गढ़ सकते हैं। लेकिन ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। हम इससे इतिहास को लिख तो सकते हैं, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं कि जो कुछ लिखा वो यथावत हमें पता चल जाएगा। क्या करना पड़ता है इसके लिए हमें, वी विल हैव टू कंपेयर। हमने जो कुछ भी तैयार किया है, कंपेयर किससे करना पड़ेगा, विद अदर रिसोर्सेज। इसको हमको दूसरे स्रोतों के साथ मिलान करना पड़ेगा, दूसरे स्रोतों के साथ इसका हमको मिलान करना पड़ता है, नहीं तो हमें सही जानकारी नहीं मिलेगी। हम किसी एक स्रोत के ऊपर आधारित नहीं हो सकते हैं। तो इसमें एक तो आपका क्या हो गया, अभिलेख, टेक्स्ट, विजुअल कॉइन्स, और ये एक कठिन जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम आते हैं इसी कंटिन्यूएशन में, जो कि आपकी बुक के हिसाब से दिया हुआ है। हेडिंग सबसे पहले उन्होंने दे रखी प्रिंसेप और प्रियदर्शी। अब ये प्रिंसेप कौन थे, प्रियदर्शी कौन थे, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम अगर प्रिंसेप की बात कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा जेम्स प्रिंसेप, या आपने पहले भी किसी क्लास में सुना होगा। जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने का काम किया। कैसे, जैसे कि अभी तक हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी गुत्थी अनसुलझी हैं। क्यों अनसुलझी है, क्योंकि हमने समय की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा है। स्टिल द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज नॉट डिसाइफर्ड, सो वी आर नॉट एबल टू रीच टू एनी पर्टिकुलर कंक्लूजन। वेयरएज Brahmi and Kharoshthi Lipi was deciphered by James Prinsep, so many things are now very much clear. We can trace out the history, we can reconstruct the history of this period. Now credit goes to James Prinsep. इसका श्रेय किसे जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। देखते हैं कैसे। जेम्स प्रिंसेप जो नाम आपका आता है, इन्होंने क्या किया, इस लिपि को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने।
कैसे पढ़ा, हमें कुछ पढ़ना होता है तो हम क्या करते, टैली करते कि अच्छा इसमें यही नाम को ऐसे लिखा है, इसमें यही नाम को, मान लीजिए आपको बंगाली में पढ़ना है या किसी भाषा में पढ़ना है तो आपने देखा यहाँ पे आ ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे आ ऐसे बना हुआ है, या दूसरी भाषा में आपने क्या देखा, आ ऐसे बना हुआ है। आपको समझ में आ गया अगर नाम ये एक है, नाम अवंती है, तो सब जगह आ ऐसे बना है। इस तरीके से उन्होंने एक आधार बना करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो हमारी थी इसको पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो हमारा किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत बड़ा काम था, इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी इन दोनों लिपियों को पढ़ा था। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी जानकारियां इतिहास की एकदम क्लियर पता चल जाती हैं। दूसरी बात, इससे कैसे पता चला, इन्होंने देखा कि कुछ अभिलेखों में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, पियदस्सी। पियदस्सी क्या था, इन्होंने देखा पियदस्सी एक वर्ड आ रहा है, ये क्या है। दूसरी जगह देखा पियदस्सी का मतलब होता है सुंदर मुखाकृति वाला। सुंदर मुखाकृति वाला कौन, अब आगे नाम ले दिया है, सिक्कों पे लिखा है पियदस्सी, अभिलेखों पे लिखा है पियदस्सी, और कहीं कहीं अभिलेखों पे लिखा है पियदस्सी शासक अशोक। अब क्या क्लियर हो गया, ये वही पियदस्सी है जो वहां लिखा है, यानी कि अशोक के लिए। मैं अशोक इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अशोक नहीं लिखा है, हर जगह अशोक लिखा हुआ, नॉट शोक। तो अशोक के लिए शब्द पियदस्सी का इस्तेमाल किया गया। प्लेजेंट टू बी होल्ड, प्लेजेंट टू बी होल्ड का मतलब सुंदर मुखाकृति वाले। तो ये पियदस्सी शब्द का इस्तेमाल किंग अशोक के लिए किया गया था। तो इन्होंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि ये पियदस्सी वही है जो इंस्क्रिप्शंस में अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से इस लिपि को पढ़ने के बाद बहुत सारी जो चीजें थी वो क्लियर हो गई। और इंडियन और यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करना शुरू किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, अर्लिएस्ट स्टेट्स इन 16th या 16th महाजनपदास। जो अर्लिएस्ट स्टेट थे यानी कि आरंभिक राज्य, आरंभिक राज्य में कौन कौन से इसमें क्या दिए हुए हैं, आरंभिक राज्य 16 महाजनपद की बात करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी हम काल मानते हैं। क्यों काल मानते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, दिस पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी चेंजेस हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ सी व्हाट चेंजेस वर देयर। सबसे बड़ी बात क्या थी, इस पीरियड में बहुत सारे नए राज्यों का उद्भव हुआ, विकास हुआ, नए राज्यों का, नए शहरों का विकास हुआ। दूसरी इसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये हम क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तो इसमें क्या हुआ था, चेंजेस जो आते हैं हमारे, कब नए राज्यों का विकास हुआ, नए राज्यों का विकास, एक ये परिवर्तन आया। इसके साथ साथ और क्या परिवर्तन आए, नए राज्यों के विकास के साथ साथ सिक्कों का प्रचलन। पहले क्या था, सिक्कों का प्रचलन नहीं था। पहले जो विनिमय होता था वो सिक्कों के माध्यम से नहीं होता था। पहले आपको मालूम होगा बहुत पहले गायों के माध्यम से, कौड़ियों के माध्यम से इस तरीके से विनिमय होता था। अब क्या हो रहा है, कॉइनेज सिस्टम डेवलप हो गया, तो सिक्कों के माध्यम से विनिमय होना शुरू हो गया। और इसमें क्या परिवर्तन उस समय आते हैं, एक आपका नए राज्यों का विकास, दूसरा सिक्कों के माध्यम से। फिर सबसे बड़ी बात है ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, यानी कि लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग। आपने देखा जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा संस्कृति की, उस समय तक लोहा जैसी धातु से वो बिल्कुल अपरिचित थे। दे वर नॉट फेमिलियर विद आयरन। व्हाट दे वर यूजिंग, दे वर यूजिंग ब्रॉन्ज ओनली। दैट इज व्हाई दिस सिविलाइजेशन वाज नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बट नाउ दे वर फेमिलियर विद आयरन। अब उन्हें आयरन के बारे में भी पता चल गया था। तो आयरन के पता चलने से क्या फायदा हुआ, आयरन से हमारे जो औजार बनते हैं, हथियार बनते हैं, खेती करने के लिए जो उपकरण बनते हैं, उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो गई। ये सब चीजें किसी भी राज्य की समृद्धि और संपन्नता के लिए बहुत आवश्यक है। भाई अगर हम खेती करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास अच्छे किस्म के उपकरण नहीं है, हम लड़ाई करना चाहते हैं हमारे पास हथियार नहीं है, या दूसरे अन्य कामों के लिए औजार नहीं है, तो वो उतने सफल नहीं होंगे। तो जो लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ, इस लोहे के प्रयोग की वजह से कृषि में भी, और जब कृषि के संग नए नए हथियार बनने लगे तो क्या हुआ, नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ। लोगों ने क्या करा, लड़ाइयां करनी शुरू कर दी और अपने राज्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इसमें और क्या चेंज आया, यही वो समय था जिस समय भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म का विकास हुआ और भगवान महावीर तथा जैन धर्म का विकास हुआ।
बौद्ध तथा जैन धर्म की जो कॉन्सेप्ट थी वो भी इसी समय में हमारे सामने आती है। दिस वॉज द पीरियड व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज द एफर्ट्स वर डन बाय मेनी रूलर्स। तो ये आप देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये सबसे बड़ा चेंज क्या आया आपका इस समय, जो नए राज्यों का विकास हम बात करते हैं। पहला चेंज इसमें आपने क्या किया कि नए नए राज्यों का विकास होने लगा था, सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया था, जिससे कि विनिमय आसान हो गया। सिक्कों के प्रयोग की वजह से विनिमय आसान हो गया। लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, जिससे कृषि उपकरण, हथियार, औजार बनने लगे। नए नए क्षेत्रों का विस्तार होने में भी इसने सहायता करी। नेक्स्ट आपका दिस वाज द फेज व्हेन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी विकास हुआ। इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास होता है। एक सबसे बड़ी चीज इसमें क्या थी, महाजनपद एक शब्द आता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है एक शब्द महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या था, महाजनपद। अगर हम इसको तोड़ दें, जन का मतलब क्या होता है लोग, और पद का मतलब क्या होता है पैर, ठीक। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपकी आती है महाजनपद। अब महा का मतलब तो हो गया बड़ा, ठीक, जन का मतलब हो गया लोग, और पद का मतलब हो गया पैर। तो क्या हो गया, जहां पर बहुत सारे लोगों के पैर पड़े, लोगों के पैर पड़ने का मतलब क्या हुआ, जहां पर आबादी थी, जहां बसावट थी, उसको महाजनपद कहा गया। लोगों के पैर पड़ने का मतलब हुआ यहाँ पर आबादी थी, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं कौन कौन से महाजनपद। इसमें मेनली आपके 16 महाजनपद का नाम आता है। कितने महाजनपद थे, मेनली आपके 16 महाजनपद की हम बात करते हैं, जिसमें आपका वज्जी है, मल्ल है, काशी है, कौशल है, गांधार है, अवंती है। इस तरीके से लगभग 16 महाजनपद आपके दिए हुए हैं। सभी की अपनी राजधानियां होती थी। अब हम बात करते हैं इन महाजनपदों की क्या विशेषताएं होती थी। हर महाजनपद का एक शासक था, हर महाजनपद की अपनी, जो महाजनपद थे इनकी एक राजधानी होती थी। महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, एक इसको रूल करने वाला था, एक इसका रूलर होता था। तो महाजनपद की राजधानी थी, अपना रूलर होता था, और ये अपने आप को संगठित करके रखते थे। और यहाँ का जो सिस्टम था, कभी कभी यहाँ इसको हम क्या कहते थे, गण और संघ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एक गण और संघ, कि इसका जो राज्य था वो गण या संघ, महाजनपद को गण या संघ के द्वारा भी शासित किया जाता था। गण या संघ का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऑलिगार्की सिस्टम वाज आल्सो देयर, ठीक है। तो ऑलिगार्की सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे कई लोगों के द्वारा इसका शासन भी किया जाता था। तो ये तो बात हो गई आपकी महाजनपद की, ठीक। नेक्स्ट इसमें आता महाजनपद के फीचर्स। हमने आपको बताया भी कि महाजनपद के क्या फीचर्स थे। इनकी एक राजधानी थी, यू कैन सी हियर देयर वाज अ कैपिटल, महाजनपद हैड इट्स ओन कैपिटल। इनकी एक आर्मी यानी कि सेना भी होती थी, और ये अपने संसाधनों को एकत्र करते थे। भाई किसी जगह को चलाना है हमें तो कैसे चलेगा, स्कूल को रन करना है, बहुत सारा काम है, तो क्या होगा, स्कूल को रन बिना पैसे के नहीं कर सकते, हमें संसाधनों की आवश्यकता है। फीस क्यों ली जाती है, ताकि हम संसाधन को जुटा सकें। तो यहाँ पे भी क्या था, संसाधनों की इन्होंने अपनी आवश्यकता जो थी उसको पूर्ति करने के लिए लोगों के ऊपर कर लगाए थे, जिससे कि संसाधन जुटाते थे। इसमें एक चीज और थी बहुत महत्वपूर्ण, इसी समय में संस्कृत में एक ग्रंथ की रचना हुई, उसका नाम था धर्मसूत्र। धर्मसूत्र ये एक जो ग्रंथ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ था। ये किस भाषा में था, ये आपका संस्कृत भाषा में था। अब ये धर्म सूत्र था, धर्म का सूत्र। किसके लिए धर्म का सूत्र था, शासक के लिए धर्म का सूत्र था। शासक इंडिपेंडेंट नहीं था, शासक डिक्टेटर नहीं था। ऐसा नहीं था कि शासक का जो मन कर रहा है कर लेगा, नहीं, शासक को भी इस धर्म सूत्र में लिखे गए नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होता था। धर्म सूत्र में लिखा है, जैसे हमारा संविधान है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश का धर्मसूत्र क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इंडिपेंडेंट, द प्रेसिडेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट, वी ऑल आर सपोज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें क्या करना है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे संविधान में लिखे हैं उनको मानना ही है, उसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं है। तो सेम थिंग वाज हियर। धर्मसूत्र एक संस्कृत में लिखा ग्रंथ था, जो किस लिए बनाया गया था कि राजा उसको मानेगा। साथ में इसमें यह भी लिखा था कि जो धर्मसूत्र की भाषा हो, धर्मसूत्र में जो क्षत्रिय होगा वो राजा होगा। एक चीज उन्होंने कहा कि शासक कौन होगा, जो क्षत्रिय होगा।
आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करा है, शासक क्षत्रिय होगा, पर हमें कहीं कहीं गैर क्षत्रिय शासक के भी प्रमाण मिलते हैं। दूर नहीं बल्कि मौर्य वंश की ही बात करेंगे तो वहां भी अपने आप में डिस्प्यूट दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका महाजनपद की राजधानी थी, आर्मी थी, और महाजनपद अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करता था। शासक प्रायः क्षत्रिय ही होता था, ऐसा धर्मसूत्र में लिखा है। अब हम आते हैं इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, हमने आपसे कहा काशी, कौशल, मगध, अंग, वज्जी, ये सारे हमारे क्या थे? 16 महाजनपदास, और 16 महाजनपदास ना अमंग दीज इन और 16 महाजनपदास में जो हमारा सबसे महान था, सबसे जिसे हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण था, बल्कि एक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए हमें, मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। वाई मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट? मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। बहुत सारे महाजनपद थे, लेकिन मगध को सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा गया? हम देखते हैं क्या कारण थे कि मगध क्यों महत्वपूर्ण माना जाता था। ये सबसे पावरफुल था। इसकी राजधानी, मगध की पहली बात तो राजधानी किससे बनाया गया? हम बात कर रहे हैं मगध। ये क्वेश्चन आपका आता है, पहले 4 नंबर के प्रश्न आपके आते थे, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। मगध सबसे महत्वपूर्ण क्यों था, ये प्रश्न के हिसाब से आएगा, और जब आएगा आप बाकायदा इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, आप हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो महत्वपूर्ण था, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट था, और इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी जो कैपिटल थी वो आपकी थी पहले राजगीर, जिसे हम राजगृह कहते हैं, ठीक है, राजगृह या राजगीर इसकी कैपिटल थी। बाद में कैपिटल को बदल करके पाटलिपुत्र, अब कैपिटल क्या कर दी गई थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बना दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि मगध इंपॉर्टेंट क्यों था। मगध की इंपॉर्टेंस, सबसे पहली बात, मगध कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ की जो जमीन थी वो क्या थी? बहुत फर्टाइल थी, तो कृषि के दृष्टिकोण से मगध बहुत महत्वपूर्ण था, और संपन्नता इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत अधिक था, तो कृषि यहाँ पे बहुत उत्तम थी, इसलिए मगध महत्वपूर्ण था। दूसरी बात क्या करते हैं, यहाँ पर लोहे की उपलब्धता, लोहे की खानें थी, माइंस ऑफ आयरन, ठीक है, यानी कि लोहे की खान। लोहे की उपलब्धता से क्या होगा? लोहा किस लिए इस्तेमाल होगा? आपको हमने पहले भी बताया कि लोहे का इस्तेमाल उपकरण, औजार और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। तो क्या होगा? क्षेत्रों को बढ़ाने में, कृषि करने में, सब में हमें लोहे की बहुत अधिक असीम आवश्यकता पड़ती। तो लोहे की उपलब्धता की वजह से भी मगध का जो स्थिति थी वो बेहतर थी। तीसरी इसमें क्या चीज थी? यहाँ पे हाथियों की उपलब्धता, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पे जंगल था, और हाथी कहाँ रहेंगे भाई? कस्बे में तो रहेंगे नहीं, शहरों में तो रहेंगे नहीं, कहाँ रहेंगे? जंगलों में रहेंगे, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स ऑल्सो, और इस एलिफेंट का करना क्या था इन्हें? क्यों इस्तेमाल करते थे ये हाथियों का? जी, हाथियों का इस्तेमाल किस लिए करते थे? ये युद्ध में करते थे। पहले युद्ध में आप देखेंगे, आप सीरियल्स वगैरह भी देखते, पहले हाथी पे चढ़कर युद्ध होता था, वो तो समय के साथ क्या हो गया, घोड़े पे चढ़ के युद्ध होने लगा, क्योंकि हाथी के इस्तेमाल से नुकसान था। हाथी जब सेना में भगदड़ मचती थी तो वो नहीं देखती थी ये आदमी हमारी सेना का है, क्योंकि वो तो मदमस्त कुचलती चली जाती थी। तो बाद में हाथी रिप्लेस होकर के घोड़ा इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो हाथियों की उपलब्धता, हाथी भी इनके पास थे, इनके पास लोहा भी था, इनके पास कृषि की जो पैदावार थी वो भी बहुत अच्छी हो रही थी। अब इसके साथ साथ और यहाँ पे क्या चीजें थी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए नदियों का जाल था, ये भी बहुत बड़ी बात थी। गंगा और उसकी जो उप नदियां थी उसकी वजह से आवागमन, आवागमन या कह ले हम परिवहन, परिवहन कैसे हो रहा था? परिवहन के लिए नदियां, नदियां कौन सी थी? गंगा, ठीक है, कौन सी नदी थी यहाँ पे? गंगा, प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती उप नदियां, सहायक नदियां, तो सामान की आवाजाही भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो सकती थी। इसके साथ साथ जो शासक थे उनकी नीतियां और नीतियों का अनुपालन, इम्प्लीमेंटेशन। तो पांचवा इसमें पॉइंट क्या होता है? शासकों की नीतियां। शासक की नीतियां अगर सही होंगी तो क्या होगा? देश हमारा सक्सेसफुल होगा। हमारे यहाँ भी क्या है, देश कैसे चलता है, जो पॉलिसीज हमारी फ्रेम की जाती हैं वो कितनी करेक्ट है,
कितनी समय के साथ चलने वाली हैं। तो पॉलिसीज जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। खाली पॉलिसी मेकिंग इज नॉट अ बिग थिंग, मेन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। तो न केवल शासकों की नीतियां बनती थी, साथ में उसका पालन भी सख्ती के साथ किया जाए, इस चीज को ध्यान में लिखा जाता था। So these are the main points why Magad was known as important center or main Mahajanpada. One thing first cause was agriculture, development of agriculture, availability of iron. नेक्स्ट आपका था अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स। क्यों थी यहाँ पे? क्योंकि आसपास जंगल थे, वन थे, इसलिए। फिर परिवहन के लिए, आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिवर एंड गंगा रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज वर देयर, दे वर सपोर्टिंग एज ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इसमें था द पॉलिसी ऑफ द रूलर्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, शासकों की नीतियां और उसका अनुपालन सख्ती से होना। ये वो कारण थे जिसकी वजह से मगध क्या हो गया? सबसे महत्वपूर्ण सेंटर बनकर के उभरा। इसकी कैपिटल पहले राजगीर, जिसे राजगृह कहते हैं, राजा का घर, और बाद में क्या हो गई? इसकी कैपिटल आपकी पाटलिपुत्र बन गई थी। ठीक, क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है किस तरीके से अर्ली एम्पायर, यानी कि जो प्रारंभिक राज्य थे उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे। एक अर्ली एम्पायर में बहुत सारी जो चीजें हमारे पास हैं। एक सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया था कि मगध तो का विकास होने के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी विकास हुआ था। मगध का तो विकास हुआ ही, साथ में मौर्य साम्राज्य का भी विकास हुआ था। मौर्य साम्राज्य का विकास जो था, इसके बारे में हमें कहां कहां से पता चलता है, हम ये देखेंगे। मगध का विकास, साथ में मौर्य साम्राज्य का विकास। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपने 6th क्लास में पढ़ा है, इवन हिंदी की जो एक किताब थी आपकी, उसमें भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मगध का विकास और मौर्य साम्राज्य का विकास साथ साथ चलता है। अब हम देखते क्या सोर्सेस थे, कैसे हमें पता चलता है कि उस समय जो मौर्य हिस्ट्री है उसको जानने के क्या क्या स्रोत है। ये प्रश्न आपका 8 नंबर में आता है, 4 में भी आ चुका है और 8 नंबर में भी आपका ये प्रश्न आता है, मौर्य इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत है। अब हम देखते हैं मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर यानी कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के सोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो इसको जानने के जो हमारे सोर्सेस, किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए कुछ सोर्स तो आप कॉमन रख लीजिए। जब आपको एग्जाम में लिखना हो, कुछ नहीं भी आता है, तो कुछ मैटर आपका हमेशा रेडीमेड होना चाहिए। टेक्स्ट हर समय, अगर वो हड़प्पा की बात छोड़ दें तो ज्यादातर क्या होगा, बहुत सारा साहित्य होगा, उसमें संस्कृत साहित्य आप लिख सकते हो। साहित्य के बारे में सिक्के हमेशा एक स्रोत होते हैं, जानकारी का स्रोत होते हैं। मूर्तिकला, भवन, इमारत, बर्तन, ये जितनी भी चीजें खुदाई में निकल रही हैं, ये सारे क्या है? जानने के स्रोत है। तो वैसे अगर हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर को जानने की, तो हमारे पास क्या क्या स्रोत थे। ठीक, उसमें हमारे जो सोर्सेज आते हैं, एक तो उसमें हम साहित्य की अगर बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास बुद्ध साहित्य, कौन कौन सा साहित्य हमारे पास है? बौद्ध साहित्य भी है और जैन साहित्य भी है। साथ में हमारे पास संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत में लिखा हुआ साहित्य भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हम साहित्य की अगर बात करते हैं तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी बौद्ध, जैन और संस्कृत साहित्य से मिलती है। अब बौद्ध साहित्य से क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया, इसीलिए क्या हुआ कि बौद्ध साहित्य में भी इनका जिक्र किया गया है। ठीक, फिर इसके साथ साथ और भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। क्या क्या रिटन रिकॉर्ड्स है जो कि हमें मौर्य के बारे में जानकारी देते हैं? एक तो आपने नाम सुना होगा चाणक्य, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने चाणक्य का नाम शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ना सुना हो। विष्णुगुप्त के नाम से भी नहीं जाना जाता था। तो चाणक्य की किताब का क्या नाम था? अर्थशास्त्र नाम था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी और ये अर्थशास्त्र किताब थी इनकी, बहुत फेमस थी, जो कि हमें जानकारी देती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। चाणक्य की अर्थशास्त्र, ये भी मौर्य इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें इसी समय मेगास्थनीज आए थे, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम था? एक नाम जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये नाम एक गाड़ी का भी नाम है, इंडिका। तो हम जब कोई चीज याद करते हो, रिलेट कर देते हो कोई चीज से, तो हमें वो लंबे समय तक आसानी से याद रहती है। तो मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था, उसकी किताब भी लिखी गई थी। उसने किताब लिखी थी इंडिका, जिसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था थी।
तो इसमें आपके एक तो अर्थशास्त्र यूनानी, साथ साथ इसमें और क्या था, इसमें स्कल्पचर्स, बहुत भारी संख्या में हमें मूर्तियां भी मिली हैं, ठीक है, मूर्तियां मिली हैं, मूर्ति कला, मूर्तियों की वजह से जो मूर्तियां मिली हैं उससे भी हमें इस समय की स्थिति के बारे में पता चलता है। फिर अगर हम बात करते हैं अभिलेख, अभिलेख तो कोई भी हमने हार्ड सरफेस पे लिखा दिया, इसमें अभिलेख में भी एक तो क्या होता है, शिलालेख भी होते हैं, ठीक है, एक शिलालेख होता है इसमें, और एक इसमें क्या होता है, स्तंभ लेख होता है। शिलालेख तो क्या हुआ भाई, शिलालेख आपका हो गया पत्थर, बड़ा पत्थर, चट्टान पड़ी है और उसपे खुदवा दिया गया ताकि लोग उसको पढ़ सकें। दूसरा इसमें क्या होता है, स्तंभ अभिलेख। तो स्तंभ अभिलेख क्या, स्पेशली हमने क्या किया, खंबे बनवाए और स्तंभ लेख उस पे हमने कार्विंग करवा करके लिखवाया। तो ये मौर्य साम्राज्य की विशेषता थी। मौर्य साम्राज्य में शिलालेख और स्तंभ लेख भी बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, जिसकी वजह से भी पता चलता है। जो अशोक की इंस्क्रिप्शन थी, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, तो ये सारी कॉन्सेप्ट थी हमें पता चलती हैं। मौर्यन साम्राज्य को जानने के जो सोर्सेज हमारे हैं, एक बार हम फिर से फटाफट देखेंगे क्या है इसमें। पहले तो बुद्ध, जैन, संस्कृत साहित्य है, मेगास्थनीज के इंडिका से बहुत सारी जानकारी मिलती है। चाणक्य की अर्थशास्त्र हमें अथाह जानकारी देने का काम करती है। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं और सबसे बड़ी चीज अभिलेख, जो कि स्वयं किंग अशोक ने लिखवाए थे। अशोक एक महान शासक माना जाता है जिसने कि बहुत सारे शिलालेख और स्तंभ अभिलेख भी लिखाए थे। और इसके साथ साथ इन्होंने जो एक धम्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट अशोक ने दिया था, धम्म। ये धम्म था क्या, धम्म ना कह करके इन्होंने इसको धम्म शब्द कहा। ये धम्म गिरने वाला धम्म नहीं है, ये धम्म क्या था आपका, धम्म वॉज धर्म। ये धर्म कैसा था, ये एक नैतिक मूल्यों का संग्रह था। दिस धम्म ऑफ अशोका वॉज व्हाट, मॉरल वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ मॉरल वैल्यूज। हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, नैतिक मूल्य में क्या आता है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, दासों के संग उदार व्यवहार करना चाहिए, छोटे के संग प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ये सब क्या, दीज ऑल आर मॉरल वैल्यूज। जैसे मॉरल साइंस हम पढ़ते हैं, तो ये धर्म कोई नया धर्म ना हो करके नैतिक मूल्यों का एक संग्रह था। इसको भी अशोक ने क्या किया था, अपने अभिलेखों में इसके बारे में, इसकी टीचिंग्स के बारे में खुदवाया ताकि लोग इसके बारे में जाने। तो इसका प्रचार प्रसार भी अशोक ने करने का काम किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरीके से एडमिनिस्ट्रिंग एम्पायर, किस तरीके से यहाँ पे साम्राज्य जो था वो चल रहा था, उसका प्रशासन चलाया जाता था। मेन जो थे मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन से इसके पहला सबसे जो प्रमुख केंद्र था वो आपका था पाटलिपुत्र। सबसे पहले तो आपने क्या रखा है, पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, उसके साथ साथ और कौन से इनके मेन सेंटर थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोरतली और सुवर्णगिरी। ये मेन इनके 5 केंद्र थे। तक्षशिला, पहले पाटलिपुत्र, 5 जो सेंटर्स की बात करते हैं तो मेन इनका जो हम कहते हैं किस तरीके से एम्पायर को उन्होंने एडमिनिस्टर किया था, 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स। इसमें एक आपका क्या है, पाटलिपुत्र। इसके सिवा तक्षशिला, और उज्जैनी, तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, तोरतली और सुवर्णगिरी, ये 5 मेन सेंटर्स थे। सुवर्णगिरी नाम से स्पष्ट, सुवर्ण मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोने की प्राप्ति थी, तो यहाँ पे सोना इनको यहाँ से मिलता था। तो ये मेन क्या थे, 5 सेंटर्स थे जो नए एम्पायर स्टैब्लिश हुए थे, 5 सेंटर्स थे। मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तक में, इंडिका में तो लिखा है कि किस तरीके से प्रशासन को चलाया जाता था। प्रशासन को चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। प्रशासन आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये आपके जो मेन सेंटर्स दिए हुए हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, कहाँ कहाँ से हमें इनके शिलालेख मिले हैं, कहाँ से हमें स्तंभ अभिलेख मिले हैं। तो बहुत सारे शिलालेख हमें मिले हैं, यहाँ पे आपके दिखाई पड़ रहे हैं कि गुज्जर से भी मिले हुए हैं हमें। माइनर जिनके रॉक एडिक्ट्स हैं वो हमें गुज्जर से मिले हैं, भरत से मिले हैं, और ये मेरठ में तो आपका पिलर इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। ये वही पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपको अशोक की लाट भी दिखती है। तो ये बहुत सारे जो सेंटर्स आपको मैप के द्वारा दिखाए गए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन यू कैन सी कांधार, यानी कि पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में चला गया है, वहां भी बहुत सारे बाहर इसमें शिलालेख, इनके अभिलेख हमको दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे 5 उन सेंटर्स की जो मेन सेंटर्स थे।
किस तरीके से साम्राज्य का संचालन होता था। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक समिति, मेगास्थनीज कहते हैं, इन्होंने एक समिति बना रखी थी वो, और बाकी 6 उप समितियां बना रखी थी। अब 6 उप समितियां कैसे कैसे काम करती थी। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है, क्या लिखा है, मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। ये आता है किस तरीके से, प्रशासन, मौर्य प्रशासन की हम बात कर रहे हैं कि मौर्य प्रशासन चलाने के लिए क्या किया गया था, एक समिति थी और 6 उप समितियों का निर्माण किया गया था। अब जो 6 उप समिति थी, 6 आपकी उप समिति, अब ये 6 उप समिति के काम क्या थे, सबके अलग अलग काम हुआ करते थे। एक उप समिति का काम क्या इसमें हुआ करता था, एक बांट दिया गया कि कोई हाथी की सेना को देखेगा, कोई घोड़े की सेना को देखेगा, कोई रथ की सेना को देखेगा। इस तरीके से इन्होंने कामों को बांट दिया था। तो हम आते हैं इसमें किस तरीके से। पहली जो सेना थी नेवी, पहली नेवी, दूसरी आपकी आती है ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन, और साथ में लोगों को खाने पीने की सुविधा जो थी उसको प्रोवाइड करवाते थे। इसके बाद जो तीसरी उप समिति थी वो आपकी पैदल सैनिकों की व्यवस्था को देखती थी। सेना में हाथी सेना भी होती, घोड़े की सेना भी होती, रथ भी होती है, पैदल भी होती, तो पैदल सोल्जर्स का ये देखती थी। फिर घोड़े की सेना, हॉर्सेज को देखने का काम भी आपकी कौन सी समिति करती थी, चौथी समिति करती थी। फिर रथ सेना को देखने का काम 5वीं समिति करती थी, और 6ठी समिति का काम था हाथी की सेना को। इस तरीके से आप देखें जो 6 उप समितियां थी वो अलग अलग काम किस तरीके से कर रही थी। तो प्रशासन कैसे चल रहा था, कामों को बांट दिया गया था। जब भी हमें काम करना होता, अगर हम कोई काम सेंट्रलाइज करके करेंगे तो वो काम बेहतर नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ना कि कंसंट्रेशन करना चाहिए। हमने क्या किया, हाथी की सेना का कोई होगा, घोड़े की कोई, रथ की कोई देख, अलग अलग सेनाओं का अलग अलग कामों को हमने, परिवहन की व्यवस्था, नेवी, सबको बांट दिया। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य में प्रशासन चल रहा था। अशोक ने प्रशासन तो अच्छा किया ही, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन बहुत अच्छा हो रहा था। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम अशोक को जो क्रेडिट जाता है वो किस चीज का जाता है, अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक काम किया। अशोक बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित था और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महामात्रास की नियुक्ति की। ये महामात्रा कौन हुआ करते थे, ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किए गए थे। अशोक ने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट, क्योंकि वो न केवल इसने अपने बेटी और बेटे को भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर श्रीलंका भेजा था, तो बौद्ध धर्म को बहुत अधिक पॉपुलराइज कराने का जो क्रेडिट होता है वो किसको जाता है, वो जाता है अशोक को। तो ये आपने करा किस तरीके से समितियों का, यहाँ पे 6 समितियां आपने दे रखी हुई हैं कि अलग अलग समिति, उप समितियां थी, ये कैसे कैसे काम करती थी, कैसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज अपनी इंडिका में दे रखा है कि हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ और जो नौसेना थी या आवागमन, परिवहन, इन सब की व्यवस्था करने का काम किस तरीके से किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आगे दिया हुआ है नए जो तरीके आए, न्यू नोशंस का मतलब क्या हुआ, नए जैसे चेंजेस आने लगे थे। क्या चेंजेस आ गए थे इसमें, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, उसमें बदलाव आ गया था। और दक्षिण, खास करके दक्षिण की अगर बात करते तो उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ गए थे। राजधर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन आ गए। क्या परिवर्तन आए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो परिवर्तन आपके मेनली ये आए कि नए नए, तमिलकम का मतलब क्या हुआ, नए नए क्षेत्रों का विस्तार हो गया। चोल, चेर और पांड्या, अगर हम बात करते हैं क्या परिवर्तन आए, तो चोल, चेर, नए नोशंस, नए राज्यों का विस्तार हो रहा था। विस्तार कहाँ हो रहा था, डेक्कन में हो रहा था, दक्षिण भारत में हो रहा था। किस क्षेत्र में हो रहा था, तमिलकम, एक शब्द आया है तमिलकम। तो ये तमिलकम, वैसे तो तमिल सुनते हैं तमिलनाडु लगा लेंगे, लेकिन ये पूरा तमिलनाडु नहीं था। इसमें क्या था, इसमें तमिलनाडु तो था ही संपाट, ठीक, और क्या क्या इसमें था, प्लस केरल का भी कुछ प्रदेश इसमें आता है और सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश भी आता है। इसको मिला करके आपका तमिलकम क्षेत्र बना था। और इसमें किसका विकास हुआ था, इसमें हुआ था आपके कौन कौन से शासकों का, चोल, चेर और पांड्य। ये खास करके दक्षिण में इन राज्यों का उदय हुआ था, ठीक, चोल, चेर और पांड्य, इन राज्यों का उदय आपका दक्षिण में हुआ था, जिसे हम कहते तमिलकम प्रदेश। अब इसको जानने का स्रोत क्या है हमारे पास, हम कैसे जानते हैं तमिलकम प्रदेश के बारे में, ये साहित्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, ये साहित्य की जानकारी हमको मिलती है संगम साहित्य से।
संगम साहित्य, ये आपका तमिल भाषा में लिखा हुआ साहित्य है। तो ये संगम साहित्य जो है ये हमें इसके बारे में जानकारी देता है। संगम साहित्य, संगम टेक्स्ट जो है वो हमें चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट आपका इसमें आता है किस तरीके से जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसमें और क्या क्या परिवर्तन आते हैं। एक सबसे बड़ा परिवर्तन आया था इस समय जो राजा का जो कॉन्सेप्ट था, डिवाइन किंगशिप की बात होने लगी थी। किस तरीके से राजा को डिवाइन, शासक को उन्होंने कहा दैविक होता है, शासक को दैविक दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, भाई अगर हम कहते हैं डिवाइन है तो कुछ ना कुछ उसमें डिवाइन जैसे गुण भी होने चाहिए, शासक में कुछ दैविक गुण होने चाहिए। तो हम कैसे दिखाएंगे, अगर हम ये कहना है हमारे अंदर कोई दैविक शक्ति है तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना पड़ेगा। और हम श्रेष्ठ कैसे दिखा सकते हैं, श्रेष्ठ दिखाने के लिए खास करके कुषाण शासकों ने क्या किया, श्रेष्ठ दिखाना है तो हमने क्या किया, अपने बड़े बड़े स्टैचूज बनवाने शुरू कर दिए, एकदम देवतुल्य प्रतिमाओं को हमने निर्माण कराना शुरू कर दिया, सोने के सिक्कों को बनवाना हमने शुरू कर दिया। तो जब सिक्कों को बनवाने लगे तो सिक्कों में क्या करते थे, वो एक तरफ तो शासक होता था और दूसरी तरफ उनकी अपनी खुद की इमेज होती थी। तो कुषाण शासकों ने क्या किया था, सबसे पहले इसमें क्या दिखाया, पहली चीज तो आपने चोर चेर के बारे में एक पॉइंट किया, दूसरा अपने आप को शासक को क्या दिखाया इन्होंने, शासक दैविक होता था। दैविक शासक का जो कॉन्सेप्ट दिया ये जाता है किसको श्रेय जाता है, कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण ने क्या करा, सोने के सिक्के चलवाए, इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। सिक्के की भी खासियत क्या थी, आप देखेंगे यहाँ बना भी है सिक्का, उस सिक्के की खासियत क्या थी, एक तरफ तो शासक का खुद का चित्र है, दूसरी तरफ भगवान का चित्र बना दिया कि शासक और भगवान को बराबर लाके खड़ा कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शासक के अंदर कुछ ऐसी डिवाइन क्वालिटी, दैविक गुण है, तो इसलिए इन्होंने भी क्या करा। और इवन जो इन्होंने प्रतिमाएं भी बनवाई थी, काफी बहुत बड़े बड़े स्टैचूज भी बनवाए, जिससे कि अपने आप को भगवान के बराबर लाके खड़ा कर दिया। तो एक तो चीज इन्होंने क्या करा, दैविक शासक अपने को कहा, कुषाण लोगों ने सोने के सिक्के चलवाए, सिक्के में एक तरफ क्या क्या खुद की अपनी इमेज बनाई, दूसरी तरफ भगवान की इमेज बनाई। दूसरा इन्होंने अपने आप को कैसे देवतुल्य करा, अपने लिए इन्होंने कुषाण शासकों ने एक काम तो ये किया, दूसरा काम क्या किया, देवपुत्र की संज्ञा, क्या कहा, ये देवपुत्र है, सन ऑफ गॉड। तो अब हम अपने आप को देवपुत्र अपने नाम के आगे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था चीन से। ये चीन में भी अगर आपको याद होगा चंगेज खान के बारे में भी कहा था, स्वर्गपुत्र कहा गया। तो ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने के पीछे पर्पस ये होता था कि हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण करी। तीसरा, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या करा, बहुत ह्यूज प्रतिमा यानी कि विशालकाय प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया। ये प्रतिमाएं इतनी बड़ी बड़ी थी, विशाल प्रतिमाएं जो बनाई गई थी, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती थी कि सच में ऐसा आभास होता था कि शायद किसी देवता की ही होंगी। इसमें एक प्रतिमा के बारे में आपको कभी दिखाते हैं, स्टैचू देखेंगे जो कि थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया है। हमें माट यानी कि मथुरा में एक जगह, वहां से भी एक स्टैचू मिलता है, एक देव स्थान से। दूसरा स्टैचू में कहां से मिलता है, अफगानिस्तान से। आप यू विल सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर मिला हुआ है, जिसपे कुछ स्क्रिप्ट भी एनग्रेव की गई है, पत्थर का एक ये मूर्ति मिली है। तो ये तरीके थे इनके, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को देवतुल्य दिखाया। तीन तरीके, एक प्रश्न भी आता है, कुषाण शासकों ने अपने आप को दैविक दिखाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया। पहला क्या किया, सिक्कों पर अपने साथ साथ क्या कहते हैं भगवान की प्रतिमाओं को बनवाया। दूसरा, देवपुत्र की उपाधि धारण करी। तीसरा, इन्होंने विशाल प्रतिमाओं का भी निर्माण कराया। प्रतिमा आपकी मथुरा से मिली है, मथुरा जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में माट नामक स्थान है। दूसरी, अफगानिस्तान से भी एक प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। तो ये तरीके थे जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग दिखाया। अब हम आते हैं चौथी सेंचुरी की बात करते हैं। 4th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। गुप्ता डायनेस्टी का उदय हो चुका था, गुप्तास के बारे में भी जानकारी, ठीक है। 4th की हम बात करते हैं तो 4th सेंचुरी में हमें गुप्त वंश का उदय हुआ, ठीक। तो ये गुप्त वंश के बारे में आप हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। फिर भी कहीं भी हम बात करते हैं किसी भी समय के इतिहास की, तो इंस्क्रिप्शन हमेशा रहेगा, कॉइन्स हमेशा रहेंगे, लिटरेचर हमेशा रहेगा, स्कल्पचर हमेशा रहेगा। ये चीजें कुछ फिट है, कुछ भी नहीं पढ़ के गए हो तो आप फिट कर सकते हो, कोई काट नहीं सकता है आपका। तो यहाँ पे भी गुप्त पीरियड के जो इंस्क्रिप्शंस अभिलेख मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं, जो प्रतिमाएं मिली हैं, एक साथ साथ इसमें प्रशस्ति वर्ड भी आता है।
शस्ति, प्रशस्ति पत्र लोगों को दिए जाते हैं ना। प्रशस्ति क्या होती है? किसी की तारीफ करना, ये प्रेज में लिखा जाता है, किसी की हम क्या कर रहे हैं? तारीफ में पढ़ रहे हैं। तो ये जो कसीदे पढ़ने का काम था प्रशस्ति के माध्यम से करते थे। तो क्या करते थे? राजा की तारीफ बहुत बड़े बड़े पत्थरों में उत्कीर्ण करवा के रख दी, आने जाने वाले लोग इसको पढ़वाते थे। या एक इसमें जो खास करके मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति का नाम आता है। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी थी, जिसमें समुद्रगुप्त को एक ऐसा राजा बताया गया जो कि इनविंसिबल यानी अजय, जिसे कि कोई हरा ही नहीं सकता है, बहुत उदार था, बहुत दानी था। तो ये सब क्या है? हम प्रशस्ति में लिख रहे हैं। लिखने वाला कौन होता था? राजा के ही आदमी होता था। तो राजा की प्रशंसा में ही उसको लिखता था और जगह जगह उसको रखा जाता था ताकि लोग उसको पढ़ सके, और फिर बाद में उसने इतिहास के स्रोत के रूप में भी काम किया। तो ये तो आपके चेंजेस के बारे में आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है किस तरीके से और परिवर्तन हमारे आ रहे थे, कंट्री साइड में जो चेंजेस आए थे, खास करके जो शहर में बदलाव आ रहे थे, क्या क्या बदलाव उसमें आ रहे थे। एक तो था राजा की छवि के बारे में, कि लोगों को राजा की छवि कैसी थी, राजा को कैसे समझा जाता था। लोगों ने राजा की जो छवि थी उसको गढ़ने में आपने जातक कथाओं, पंचतंत्र कहानियों का नाम बहुत सुना होगा, सभी ने सुना होगा। पंचतंत्र की स्टोरीज आर मेनली बेस्ड ऑन एनिमल्स, मेन कैरेक्टर्स आर एनिमल्स। उसमें क्या होता है? एक राजा होता है, वो कौन? शेर है तो राजा है, और उसमें क्या करता था? वो जो राजा का न्याय होता है वही सर्वमान्य होता था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जातक और पंचतंत्र को इस्तेमाल किया गया है। जातक और पंचतंत्र की कहानियों के द्वारा हमें बहुत सारी शिक्षा भी मिलती है। पंचतंत्र किसने लिखी थी? पंचतंत्र का आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पंचतंत्र के बारे में। तो पंचतंत्र जातक की कहानियां जो होती है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ये रिलेशंस के ऊपर लाइट थ्रो करती। दीज स्टोरीज ऑफ जातक एंड पंचतंत्र दे थ्रो लाइट ऑन द रिलेशन ऑफ द रूल। किस तरीके से समाज में परिवर्तन आ रहा था उसके बारे में हमने कहा। राजा प्रजा के संबंधों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? इसमें एक आपका था जातक और पंचतंत्र। तो जातक और पंचतंत्र की कहानियां जो है वो भी हमें राजा और प्रजा के संबंधों के बारे में बताती हैं। एक खास करके गंधतिंदु जातक का नाम आता है, जिससे कि हमें राजा और प्रजा के संबंधों के बारे में पता चलती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि उस समय उपज बढ़ाने के लिए क्या तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें एक तरीके का इस्तेमाल क्या किया गया था? लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल, जो कि मिट्टी को गहराई से खोद सकते हैं। दूसरा इसमें तरीका था, इसमें लोहे के इस्तेमाल की वजह से क्या हो गया कि कृषि उत्पाद जो था, लोहे का प्रयोग, जिसकी वजह से कृषि में सुधार हुआ। दूसरा इसमें क्या तरीका था? सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसको भी पहले से बेहतर बनाया गया। सिंचाई के लिए कुएं का, तालाब का, नहरों का निर्माण कराया गया, जिसकी वजह से भी उपज को बढ़ाने में सहायता मिली। ठीक, नेक्स्ट इसमें आते हैं कि किस तरीके से आगे इसमें जो दान की हम बात करते हैं, लैंड ग्रांट्स भी दिया जाता था। लैंड ग्रांट्स जो दिए जाते थे उसमें कैसे पता चलता है कि लोगों ने लैंड ग्रांट दिए होंगे, या जो कृषि बढ़ी थी उससे क्या परिवर्तन आ गए थे। कृषि के बढ़ने के साथ साथ कुछ समस्याएं आई। जब कृषि में बढ़ोतरी हुई तो 3 वर्ग के लोग उत्पन्न हो गए। जब कृषि में बढ़ोतरी हुई तो क्या हुआ? अमीर और गरीब में अंतर होना शुरू हो गया। कृषि उपज में बढ़ोतरी हो गई। अब क्या होगा? एक तो इसमें भूमिहीन था, वो गरीब तबका हो गया आपका। ठीक, दूसरा आपका छोटा किसान था, तीसरा इसमें अमीर किसान था। तो 3 तबके से बन करके आते हैं। तो जिसमें सबसे जो भूमिहीन किसान था, शोषण तो उसी का हो रहा था। और ये जो था, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गहपति। गहपति का मतलब होता है मुखिया। एक शब्द आता है मुखिया या गहपति। तो ये मेन आपका हेड होता था और लाभ को लेने वाला व्यक्ति यही होता था। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे अभिलेखों में दान के बारे में पता चलता है कि दान दिए जाते थे। बहुत सारे अभिलेखों में इस तरह से लिखा है कि उसको दानात्मक अभिलेख कहते हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। वोटिव इसीलिए क्योंकि उसमें दान के बारे में दिया हुआ है। इसमें पहले कहा जाता था कि महिलाओं की भूमिका नहीं होती थी संपत्ति पर, लेकिन एक ऐसा अभिलेख भी हमारे सामने आया है जिसमें कि महिलाओं की भूमिका के बारे में भी दिया हुआ है। और नाम आता है प्रभावती गुप्त का, जो कि गुप्त वंश की थी। और प्रभावती गुप्त का नाम आता है जिन्होंने दान में भूमि देने का भी काम किया था। भूमि आप देख सकते हैं कि प्रभावती गुप्त ने भूमि दान में दी थी। इसका मतलब भूमि पर कहीं ना कहीं महिलाओं का भी अधिकार रहा होगा। तो
बहुत सारे जो हमारे पास ग्रांट्स होती थी वो कॉपर प्लेट पे भी होते थे और पत्थरों पे भी होती थी। कॉपर प्लेट पे जो ग्रांट दी जाती थी वो इसीलिए दी जाती थी ताकि जिसने दान दिया है उसके पास एक रिकॉर्ड रहता था और जिसने दान लिया है उसके पास भी एक रिकॉर्ड रहता था। तो ये दो कारण इसमें होते थे। अगर हमें दान देना है तो हमने आपको एक कॉपर प्लेट पे लिख करके दे दिया, एक प्रूफ हो गया कि किस तरीके से हमने आपको दान दिया और आपके पास प्रूफ है कि ये जो जमीन है वो आपको दान में मिली हुई, इस पे आपका अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आते दान दिए क्यों जाते थे। ये जो दान दिए जाते थे, दान क्यों दिए जाते थे, इसके पीछे अलग अलग इतिहासकारों ने अपने मत दिए हैं। एक का कहना है दान दिए जाते थे कृषि भूमि में बढ़ोतरी करने के लिए। तो प्राय ऐसा होता था जो भूमि अच्छी नहीं होती थी, कृषि के लायक नहीं होती थी, तो उसको दे दिया जाता था जिससे कि कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाए। हम जिसको देंगे वो उससे पैदावार करेगा। दूसरा कारण इसमें इतिहासकारों ने क्या दिया है कि ये अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए ऐसा करते थे। जो शासक होते थे वो अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए ऐसा करते थे, भूमि को दान में देते थे। तीसरा, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राजा कमजोर पड़ने लगे थे, छोटे छोटे उसमें शासक उभरने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया, दान दे करके उन लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। तो तीसरा कार्य है कि समर्थन प्राप्त करने के लिए, तो समर्थन प्राप्त करने के लिए भी दान का दिया जाता था। तो ये तीन मेन रीजन हमारे पास आते हैं क्यों दान को दिया जाता था। नेक्स्ट इसमें आपका आता है चैप्टर में कि किस तरीके से हमें बाकी जो आम जनता थी ये सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी जो अभिलेख हमारे हैं उसमें कहीं भी हमें जो कॉमन पीपल हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमको नहीं मिलती है। इसके बारे में कोई अभिलेख कुछ नहीं कहता है, सब सारे अभिलेख इसके बारे में शांत रहते हैं। तो हमने आज जो कुछ भी किया, एक बार उसके बारे में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं आप नोट करेंगे अपने पास और कोशिश करेंगे कि सबके आप हल निकालें और सबका जवाब लिखें। इसमें आपका दे रखा है एक तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में कि जेम्स प्रिंसेप कौन था और उनका क्या योगदान रहा, अभिलेख शास्त्र जो था उसमें उनका क्या योगदान रहा। नए राज्यों का उदय हुआ डेक्कन में, किन किन नए राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट आपका महाजनपद से आप क्या समझते हैं, उसके क्या विशेषताएं होती थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मगध को सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों माना जाता था, क्या कारण थे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है किस तरीके से जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर छठा प्रश्न आपका दे रखा है इतिहासकारों ने आम लोगों के इतिहास को जुटाने के लिए किन संसाधनों का प्रयोग किया है। फिर जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर में जो राजत्व का सिद्धांत था या प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से चलती थी, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में भी आपको प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें किस तरीके से इतिहासकार इतिहास को पुनर्गठित करने का प्रयास करते, किस चीज के आधार पर, जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए उसके आधार पर पुनर्गठित करने का प्रयास कैसे करते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपका इसी चैप्टर को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग, लर्न फ्रॉम होम। थैंक यू।